नमस्कार साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। दोस्तों ये जो आईपीसी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये आईपीसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है दोस्तों, आईपीसी का पार्ट सेकंड नहीं है, पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़े थे? आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड। ठीक है, इंडियन पीनल कोड है दोस्तों अंग्रेजी में फुल नाम, और यदि हिंदी में कहें दोस्तों तो इसको भारतीय दंड संहिता हिंदी में कहते हैं। समझ गए? ठीक है दोस्तों, आईपीसी और एक है दोस्तों सीआरपीसी। सीआरपीसी का दोस्तों पूरा नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये मतलब प्रोसीजर होता है, और ये प्रोसीजर अदालत में चलता है कि जो अपराधी उसकी गवाही कैसे होगी, एविडेंस को पुलिस कैसे कलेक्ट करेगी, और उसको सज़ा किस तरह से दी जाएगी, क्या प्रोसेस होगा, तो उसको दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ये 1973 से ये अप्लाई हुआ था, लागू हुआ था, तभी से हम लोग इसको आईपीसी सीआरपीसी को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये आईपीसी हो गया। ठीक है, इंडियन पीनल कोड, ये केस हो गए, और ये दोस्तों हो गए सेक्शंस, यानी कि ये जो सेक्शन है यही अप्लाई होते हैं 354। यानी कि सेक्शन की मतलब क्या हो गया दोस्तों? धाराएं, जो डिफरेंट धाराएं होती हैं जो अपराधियों पर उनके अपराध के अनुसार लगाई जाती हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसी में स्त्री के लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला, यानी कि दोस्तों एक स्त्री है, ठीक है, उस पर हमला किया गया, उसके मतलब लज्जा को, यानी कि उसके जो रेस्पेक्ट है उसको भंग करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए उस पर किया गया हमला। ठीक है, तो यदि इस तरह की यदि कोई हमला करता है तो ये भी दोस्तों क्या एक संगीन अपराध माना जाता है, यानी कि यह भी एक गंभीर अपराध है। ठीक है, और इस पे जो दोस्तों क्रिमिनल होते हैं उन पर 354 की धाराएं लगती हैं, आईपीसी की सेक्शंस 354 अप्लाई की जाती हैं, और फिर यही 354 के अनुसार पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, यानी कि केस को रजिस्टर करती है, एफआईआर दर्ज करती है अपराधी के ऊपर, और फिर वो मतलब जो पुलिस क्रिमिनल जो पुलिस होते हैं वो 354 के तहत कोर्ट में रखते हैं केस को अपने। ठीक है, और फिर कोर्ट दोस्तों 354 के अनुसार जो अपराधी है उसको सज़ा सुनाती है। ठीक है दोस्तों, ये जो आईपीसी है इसमें किस अपराध के लिए कितनी सज़ा है, क्या सज़ा है, वो सब आईपीसी में बताया गया है पहले से। ठीक है, तो कोर्ट क्या करते हैं दोस्तों, ये जो सेक्शन होते हैं इन्हीं के अनुसार अपनी सज़ा को सुनाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों सेक्सुअल हरेसमेंट। दोस्तों ये होगा एक्स, सेक्सुअल हरेसमेंट। देखें, यौन उत्पीड़न। दोस्तों यौन उत्पीड़न आप लोग जानते हैं कि इसमें सेक्सुअल हरेसमेंट जो है अपने देश में और या कहीं भी यार बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, 354A, अभी तक हम लोग 354 पढ़े, अब 354A को पढ़ेंगे। 354A के तहत इस पर केस पुलिस स्टेशन में दोस्तों रजिस्टर्ड किया जाता है पुलिस के द्वारा। ठीक है, समझ गए? तो यदि आपके साथ यदि सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ हो तो आप पुलिस स्टेशन में जाएं और उनसे कहें कि देखिए सुनिए थानेदार जी, आप आईपीसी के सेक्शन 354A के तहत आप केस को दर्ज करें, तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं या आप क्या कहना चाह रही हैं। ठीक है, वो तुरंत ही सेक्सुअल हरेसमेंट के अंतर्गत वो केस को रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, हो गया दोस्तों 354A। और फिर दोस्तों स्त्री के कपड़े उतारने के आशय से उस पर हमला। देखते हैं दोस्तों कि लड़कियों के कपड़े कभी कभी फाड़ दिए जाते हैं या उनके कपड़ों के सामने बहुत ज़्यादा मतलब बदतमीजी वगैरह होती है। तो यदि उस तरह की केस होता है तो उस पर दोस्तों 354B का केस दर्ज होता है। 354B सेक्शन के तहत केस को दर्ज किया जाता है, केस को रजिस्टर करती है पुलिस। समझ गए दोस्तों? स्त्री के कपड़े उतारने के आशय से उस पर हमला, यानी कि कपड़ा उतारने के आशय से उस पर हमला कर दिया गया,
उसको लहूलुहान कर दिया गया हो, तो उस पर 354B का केस दर्ज होता है अपराधियों के ऊपर, ठीक है। और ये भी दोस्तों एक गंभीर अपराध है, एक संगीन अपराध की श्रेणी में दोस्तों आता है, और इस पर भी कठोर नियम बने हुए, कठोर सजा इस पर मिलती है, दिया जाता है। लगभग 5 साल 10 साल की सजा इस पर होती है, समझे। तो आप लोग इस तरह के मतलब कि कार्यों को, कुकर्मों को करने से बचे। ये कार्य नहीं होते, कुकर्म कुकार्य होते हैं, तो उनसे आप लोग बचें, ठीक है। 354। अब देखते हैं दोस्तों स्टॉकिंग यानी कि दोस्तों पीछा करना। स्टॉकिंग का मतलब पीछा करना होता है, पीछा करना। यदि किसी लड़की का आप पीछा कर रहे हैं और उस लड़की ने जान, अच्छा पीछा कर रहे हो ना, चलो अभी बताती हूँ, तो वो जाएगी भैया और पुलिस स्टेशन में कहेंगे, सुनिए थानेदार जी, आप आईपीसी के सेक्शन 354D के तहत आप केस को रजिस्टर कीजिए। वो जो पुलिस वाले होंगे उनको समझने में देरी नहीं लगेगी, वो तुरंत ही कह देंगे, बताइए मोहतरमा जी, आपका पीछा कौन कर रहा था, किसकी इतनी ज़रूरत हो गई जो आपका पीछा कर रहा है, ऐसे पूछेंगे आपसे, ठीक है। और फिर पीछा करने के अपराध में वो केस को दर्ज करेंगे, ठीक है। तो 354D के तहत। अब देखिए इसको याद किस तरह से करना है, ठीक है। देखिए आप 354 के जितने मामले हैं आप इसको इकट्ठा रख लीजिए, जैसे कि मैंने रखा है 354A B और D, ABD, ठीक है दोस्तों। इसको स्त्री के लज्जा भंग करने की आशय से यदि हमला किया गया हो तो 54। फिर उसके बाद दोस्तों यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है तो दोस्तों 54A, ठीक है। और यदि स्त्री के कपड़े उतारने की आशय से उस पर हमला किया गया, कपड़े, अभी तो पहले हम लोग 54 में क्या पढ़े थे, लज्जा भंग यानी उसके रिस्पेक्ट को भंग करने की आशय से यदि हमला किया गया हो तो 354। यदि उसके कपड़े उतारने के आशय से उस पर हमला किया गया हो तो 54B, ठीक है दोस्तों। यदि सेक्सुअल हरेसमेंट है तो 354A, और यदि पीछा कर रहे हैं तो 354D। इन सब को दोस्तों आप एक साथ रखिए, फिर याद करिए, ठीक है। 54A, 54B, 54D, समझ गए आप लोग। अब आइए दोस्तों हम लोग इधर बढ़ते हैं। देखिए किडनैपिंग, दोस्तों जो किडनैपिंग होती है वो 3 प्रकार की होती है। किडनैपिंग यानी कि अपहरण, ठीक है। अपहरण दोस्तों 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 नॉर्मल किडनैपिंग। नॉर्मल में मतलब दोस्तों कुछ डिमांड, जो किडनैपर होते हैं वो कुछ डिमांड नहीं करते हैं। दूसरी दोस्तों किडनैपिंग फॉर मर्डर। मर्डर के लिए यदि किडनैपिंग की गई हो तो उसे किडनैपिंग फॉर मर्डर कहते हैं। और यदि किडनैपिंग फॉर रैंसम, ये 3 प्रकार की दोस्तों किडनैपिंग होती है। नंबर 1 किडनैपिंग, नंबर 2 किडनैपिंग फॉर मर्डर, किडनैपिंग फॉर रैंसम। यदि तो सुनिए दोस्तों, किडनैपिंग यदि नॉर्मल किडनैपिंग हुई है, नॉर्मल अपहरण हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या, तो जो उस पर जो मतलब केस दर्ज होगा, जिस सेक्शन आईपीसी के जिस सेक्शन के द्वारा दोस्तों केस दर्ज किया जाएगा उसे कहेंगे 363 यानी कि 363 के तहत दोस्तों केस दर्ज किया जाता है पुलिस स्टेशन में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मर्डर, किडनैपिंग फॉर मर्डर। यदि मर्डर के आशय से, यदि मर्डर को दिमाग में रख के यदि किडनैपिंग की गई है दोस्तों, तो वो फिर 364 का केस दर्ज होगा। यानी कि आईपीसी की सेक्शन, आईपीसी की जो धारा है वो 364 लगेगी अपराधी के ऊपर, ठीक है, यदि मर्डर के आशय से हो रहा। यदि किडनैपिंग फॉर रैंसम, रैंसम दोस्तों फिरौती होती है। आप लोग देखते हैं कि किडनैपर क्या करते हैं दोस्तों, किसी को किडनैप कर ले और फिर पिताजी को फ़ोन लगाते हैं, सुनिए बुढ़ऊ 50,000 तो चाहिए वरना आपका बेटा तो गया काम से। तो इसको क्या कहते हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी कि फिरौती के लिए किया गया अपहरण, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों 364A का केस दर्ज होगा। 364A की जो धाराएं वो दोस्तों लगती हैं, जो सेक्शंस हैं वो 364A अप्लाई की जाती है या इसके तहत पुलिस केस को रजिस्टर करती है। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो इसको दोस्तों क्या करेंगे, आप एक साथ याद करेंगे। देखिए 63, 64, 64 किडनैपिंग, नॉर्मल किडनैपिंग, किडनैपिंग फॉर मर्डर, किडनैपिंग फॉर रैंसम, इसको 63, 64, 64 है, ठीक है। याद हो गया ना, ठीक है। इसको आप लोग एक साथ, इसको आप लोग एक साथ याद करेंगे।
अब हम लोग देखते हैं दोस्तों ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी। दोस्तों वो मानव तस्करी में स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो या बच्चियां हो, वो दोस्तों यदि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उसमें महिला पुरुष नहीं देखा जाता है। सिर्फ ये देखा जाता है कि हाँ मानव तस्करी हुई है कि नहीं, किसी के यदि इंसान का तस्करी हो रही है तो उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं दोस्तों, मानव तस्करी कहते हैं। ठीक है। और मानव तस्करी दोस्तों क्यों की जाती है कि जैसे कोई तस्कर होते हैं तो वो लोग जैसे कि किसी लड़की को यदि वो मतलब कि किसी लड़की का वो तस्करी किए हैं तो ले जाकर बेच देंगे कहीं पे, उसके बदले में उन्हें पैसे देंगे। फिर लड़के उससे क्या होगा दोस्तों, वो काम करवाएंगे, जो खरीदेगा वो काम करवाएगा, या बेस्या भर्ती होगा, या बहुत सारे काम हैं तो वो सब करवाएंगे। यदि कोई लड़का है या कोई पुरुष है उसको ले गए काम करवाएंगे, या जो भी कुछ करवाना करें, मगर उसको हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि उनको बेच देना होता है। वो यहाँ वो जरूर नहीं कि अपने देश में बेचो, वो विदेशों में भी बेच सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं। तो इसको दोस्तों ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है। और ये भी एक संगीन अपराध की श्रेणी में दोस्तों आ जाता है, ये भी एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। तो देखिए दोस्तों, यदि यह केस आता है तो जो पुलिस होते हैं दोस्तों वो 370 ए के तहत दोस्तों केस को रजिस्टर करते हैं। 370 ए के तहत दोस्तों केस को रजिस्टर करते हैं पुलिस स्टेशनों में। फिर दोस्तों हमारी जो कोर्ट होते हैं, यानी कि हाई कोर्ट हो गया, और ये हो गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया यानी कि दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये लोग इसी आईपीसी के तहत दोस्तों क्या होती हैं, क्रिमिनल को सज़ा सुनाती हैं, सज़ा देती हैं। समझ गए दोस्तों? ठीक है। अब दोस्तों हम लोग करेंगे वेश्यावृत्ति की। अब देखिए मानव तस्करी को आप अलग याद करिए, इसको आप अलग याद करिए। अभी आप लोग इस दोनों पॉइंट को एक साथ याद करेंगे। देखिए वेश्यावृत्ति के लिए दोस्तों नाबालिग को बेचना, यानी कि वेश्यावृत्ति के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए दोस्तों नाबालिग लड़की को बेचना। यदि कोई बेच रहा नाबालिग लड़की को किसके लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए, तो उस पर दोस्तों 372 का केस चलेगा। 372 के तहत दोस्तों केस को रजिस्टर किया जाएगा पुलिस स्टेशन में। समझ गए? ठीक है। अब देखिए ये होगा दोस्तों बेचना। अब हो गया दोस्तों बेचेंगे तो कोई ना कोई तो खरीदेगा ही ना। तो यदि जो खरीद रहा है, ठीक है, और यही इसी काम के लिए, तो उस पर भी दोस्तों 373 का केस दर्ज किया जाएगा। अभी देखिए बेचने वाले पे 372 के तहत केस दर्ज किया गया, आईपीसी की धाराएं, ठीक है, लगी। उसके बाद जो खरीद रहा है उसके ऊपर दोस्तों 373 का केस दर्ज किया जाएगा। ये 373 के तहत जो आईपीसी सेक्शन से उनके तहत केस दर्ज किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इसको एक साथ याद करेंगे। ठीक है, वेश्यावृत्ति के लिए यदि बेच रहे हैं तो 372, यदि खरीद रहे हैं तो 373, यानी कि दोनों पर ही केस दर्ज होगा, खरीदने वाले पर भी बेचने वाले पर भी। ठीक है। अब आइए देखते हैं दोस्तों रेप। आप लोग रेप तो जानते हैं, हिंदी में इसको दोस्तों बलात्कार कहते हैं। ठीक है, रेप या दुष्कर्म दोस्तों कहते हैं। यदि ये इस आधार पर दोस्तों 376 लगता है। जो अपराधी होते हैं दोस्तों उन पर 376 के तहत केस दर्ज किया जाता है। आईपीसी की धाराएं, आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत उन पर केस दर्ज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, रेप हो गया, 376 के तहत केस दर्ज किया जाता है। ठीक है, और फिर जो कोर्ट होते हैं वो यही 376 के अनुसार अपराधी को सजा देती हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों अटेम्प्ट टू रेप, अभी रेप हो गया। ठीक है, जैसे कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रयास और हत्या का प्रयास। तो अभी दोस्तों रेप हुआ नहीं चाहते कि रेप हो, बट हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसको देखिए। रेप या दुष्कर्म के मामले में दोस्तों 376, यदि अटेम्प्ट टू रेप, यदि दुष्कर्म का प्रयास किया जाता है दोस्तों, रेप का प्रयास किया गया है, तो उसके तहत दोस्तों 376 के साथ साथ दोस्तों 511 यानी कि 511 का भी केस उस पर चलता है। ठीक है, 511 के तहत भी उस पर केस दर्ज किया जाता है। ठीक है, आप इसको एक साथ याद कर लेंगे, रेप, अटेम्प्ट टू रेप। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अननेचुरल ऑफेंसेस, यानी कि अप्राकृतिक अपराध।
वो अपराध जो प्रकृति के खिलाफ है उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अप्राकृतिक अपराध। जो प्रकृति के खिलाफ अपराध है उन्हें अप्राकृतिक अपराध कहेंगे। और इसके मामले में दोस्तों 377 का केस दर्ज होता है, 377 का केस दोस्तों उस पर दर्ज होता है उस अपराधी पर। अब आप लोग सोचते होंगे कि यार ये अननेचुरल ऑफेंस क्या है, यानी कि अप्राकृतिक जो अपराध है वो क्या है दोस्तों। जानते हैं कि ये दोस्तों सेम रेप का ही ये अपोजिट भाग है, ठीक है। देखिए रेप मेल टू फीमेल, और इसमें दोस्तों क्या होता है, मेल टू मेल होता है। यदि मेल टू मेल का रेप हुआ है दोस्तों तो उसको दोस्तों अप्राकृतिक अपराध की श्रेणी में उसे रखा जाता है, ठीक है। तो उस पर दोस्तों 377 का केस दर्ज होता है। मगर कंडीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी जल्दी फैसला सुनाया था जिसमें बताया गया था कि यदि मेल टू मेल, ठीक है, मेल टू मेल यदि उनके सहमति से अननेचुरल ऑफेंस हो रहा है, ठीक है, यानी कि अप्राकृतिक अपराध हो रहा है दोनों के सहमति से, तो उसे दोस्तों अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होगा कि उस पर जो अपराधी है, यदि मान लीजिए कि सब लोग जान गए, कुछ लोग कह रहे कि अरे यार ये क्या कर रहे हो, चलो तुम पे केस होगा, तो 377 का केस उस पर नहीं दर्ज होगा, ठीक है। वो अपराध की श्रेणी में उसे नहीं रखा गया है। और यदि वह प्रकृति के खिलाफ है, यानी कि रेप है, ज़बरदस्ती है, तो उसे दोस्तों उस पर 377 का केस दर्ज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में आप लोग इतना समझे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर बताएं। और अभी इसका पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी आएगा, और जो कि पार्ट 3 में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ें जिससे कि आप भी बोर ना हो और आपको याद भी अच्छे से होता रहे, ठीक है। वरना कहेंगे अरे क्या यार एक ही दिन में सब कुछ पढ़ा दोगे, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ें, ठीक है। और वीडियो आपको लोग कैसा लगा, कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आप लोग हमें सच में बताएं, लिख के बताएं कमेंट सेक्शन में कि आ रहा कि नहीं। जो भी हमारे द्वारा प्रयास करना, जो भी अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए, हम अपनी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर पढ़ाएं और आपको याद कराएं, ठीक है। इसी में हम लोगों की भलाई, आपकी भी भलाई है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।